Here is question 21. Polycot is obtained by mixing. पॉलीकॉट एक प्रकार का फाइबर है। इसको किन फाइबर्स को मिक्स करके बनाते हैं? हमारे पास जो फाइबर्स दिए हुए हैं, नायलॉन है एंड वूल, नायलॉन एंड कॉटन, पॉलिस्टर एंड वूल, पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट का जो फाइबर है उसको बनाने के लिए हम पॉलिस्टर और कॉटन को यूज करते हैं। इसका आंसर इसके नाम में छुपा हुआ है, पॉलीकॉट। पॉली इज फॉर पॉलिस्टर एंड कॉट फॉर कॉटन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पॉलिस्टर एंड कॉटन। नाउ क्वेश्चन 22, विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो प्लास्टिक्स होते हैं इनको जब गर्म किया जाता है तो ये सॉफ्ट नहीं होते हैं, पिघलते नहीं हैं, बल्कि हार्ड हो जाते हैं। Here we have 4 options: melamine, PVC, polythene and nylon. Melamine is a thermosetting plastic, so the correct option is melamine. Now 23, which material similar to silk in appearance is? ऐसा कौन सा मटेरियल है जो सिल्क के लुक लाइक होता है, जिसकी अपीयरेंस सिल्क जैसी है? तो इसके ऑप्शन है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एंड टेरिलिन। द करेक्ट ऑप्शन इज रेयन। रेयन एक इस प्रकार का फाइबर है जो बिल्कुल सिल्क की तरह से दिखाई देता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज रेयन। नाउ क्वेश्चन 24, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज? किचन में जो हमारे बर्तन होते हैं उनके हत्थे जो लगाए जाते हैं वो किस प्रकार की प्लास्टिक होती है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी एंड बैक्टीलाइट। द करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीलाइट। Now come to the question 25, which of the following is not a common property of plastic? हमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टी देखनी है और वो प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कि उसकी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन रिएक्टिव, इट इज ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। ड्यूरेबल, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। लाइट इन वेट, वजन में हल्का होता है, ये भी एक कॉमन प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की। बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है प्लास्टिक की, क्योंकि हम प्लास्टिक से होकर के इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो नहीं करा सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस? हियर वी हैव 4 ऑप्शंस और हमें सिंथेटिक सब्सटेंसेस का ऑप्शन लेना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, टेरिलिन, वूल। इसमें वूल जो है वो नेचुरल फाइबर है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते। कॉटन, पॉलीकॉट एंड रेयन, इसमें जो कॉटन है वो नेचुरल फाइबर है, तो हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ऑप्शन वो लेना है जिसमें सभी के सब सिंथेटिक फाइबर हों या सिंथेटिक सब्सटेंस हों। तो डी जो पार्ट है उसमें एक्रिलिक है और सिल्क है और वूल है, तो सिल्क और वूल दोनों ही नेचुरल होते हैं, इसको भी हम नहीं ले सकते। अब बचा हमारे पास बी, तो द बी इज करेक्ट ऑप्शन। पीवीसी, पॉलीथीन एंड बैक्टीलाइट ऑल आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, पीवीसी, पॉलीथीन एंड बैक्टीलाइट। नाउ कम टू क्वेश्चन 27, द मटेरियल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग किचन कंटेनर्स इज? किचन के जो कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए जो प्लास्टिक्स यूज की जाती है वो पेट होती है, PET, पेट टाइप की होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज डी, पेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल? मेटल आपको बताया था, मेटल चमकदार होती हैं, मेटल के तार खींचे जा सकते हैं, मेटल को जब पीटते हैं तो इनसे एक साउंड ध्वनि उत्पन्न होती है। मेटल्स के
यहाँ पे आपने देखा कॉपर मेटल है, अल्मोनियम भी मेटल है, इसके वायर होते हैं, तार बनते हैं, आयरन भी एक मेटल है, बट सल्फर इज नॉन मेटल, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फर, सी सल्फर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद ए हैमर इज, ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लैटिंग चपटा हो जाता है, बीटिंग मींस पीटने पर, विद ए हैमर हथौड़ी से, ऐसा सब्सटेंस जिसको हथौड़ी से पीटने पर फ्लैटन हो जाता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सी मेटल है। क्रिस्टल ऑफ आयोडीन मेटल नहीं होते हैं, पीस ऑफ कोल ये मेटल नहीं है, लंप ऑफ सल्फर ये भी मेटल नहीं है, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के जो दाने हैं या टुकड़े हैं वो एक मेटल है, तो इनको जब पीटा जाएगा तो ये फ्लैटन हो जाएंगे, और द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन इज जिंक ग्रेन्यूल। क्वेश्चन 30, बूजो हैज लर्न, बूजो के बारे में आपको पता है कि बूजो एनसीईआरटी की बुक में एक प्रमुख करेक्टर है, और हैज लर्न, बूजो ने पढ़ा है कि दैट नॉन मेटल्स ऑन बीटिंग विद ए हैमर आर जनरली ब्रोकन इनटू पीसेस। बूजो ने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको जब पीटा जाता है तो हैमर के द्वारा पीटा जाता है, मतलब हथौड़े से जब पीटा जाता है तो वो पीसेस में टूट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, आपको इसमें से नॉन मेटल ढूंढ लेनी है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आयरन मेटल है तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, कॉपर एक मेटल है, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, एल्युमिनियम वायर ये भी एक मेटल है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। द करेक्ट ऑप्शन इज पीस ऑफ कोल, कोल का जो टुकड़ा है वो नॉन मेटल हो गया, इसको जब हम पत्थर से पीटेंगे तो ये पीसेस में टूट जाएगा। So the correct option is D, piece of coal. Now come to question 31. Material which can be drawn into wires are called ductile. Materials जिनके की तार खींचे जा सकते हैं उनको डक्टाइल बोलते हैं, और ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। मेटल्स के ही तार बनाए जा सकते हैं, नॉन मेटल्स के तार नहीं बनाए जा सकते। तो आगे उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल। इसमें जो ऑप्शन है, सिल्वर मेटल है तो डक्टाइल होगी, कॉपर एक मेटल है डक्टाइल होगी, एल्युमिनियम एक मेटल है तो ये भी डक्टाइल होगी, सल्फर एक नॉन मेटल है तो ये डक्टाइल नहीं होगी। हमें यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सी डक्टाइल नहीं है, so the correct option is sulfur. Now come to question 32. Metals are generally hard. देखिए ये सभी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ पर आ रही हैं, कि वो डक्टाइल है या फिर वो हार्ड है, या फिर उनको हैमर से पीटते हैं तो वो फैल जाती है एक परत के रूप में। ये सभी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स की है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स सामान्यतः हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद ए नाइफ। नीचे यहाँ एक ऐसी मेटल है जो कठोर नहीं है और उसको हम एक नाइफ से या चाकू से काट सकते हैं। तो द राइट ऑप्शन आपको यहाँ देखना होगा, आयरन इसको आप चाकू से नहीं काट सकते, गोल्ड इसको भी चाकू से हम नहीं काट सकते, मैग्नीशियम इसको भी हम चाकू से नहीं काट सकते, बट सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सोडियम। नाउ क्वेश्चन 33, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जनरली सॉलिड अवस्था में होते हैं, ठोस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी मेटल है जो कि लिक्विड अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है रूम टेम्परेचर पर। There are 4 options here: mercury, aluminium, silver and sodium. एल्युमिनियम आप
जानते हैं इसके तार होते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। ये एक मेटल है, ठोस अवस्था में होती है। सिल्वर चांदी को बोलते हैं, ये भी ठोस अवस्था में होती है। सोडियम अभी थोड़ी देर पहले ही आप इसको चाकू से काट रहे थे, तो ये भी हमारा सॉलिड अवस्था में होती है। बस एक बचा है इसमें ऑप्शन मरकरी। मरकरी इज ए मेटल which is in the liquid state at room temperature. So the correct option is A, mercury. Now question 34. Metals generally react with dilute acids to produce hydrogen gas. Metals को जब हम dilute acid के साथ में react कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ये एक जनरल रिएक्शन है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, यहाँ पे जो मेटल्स दिए हैं उनमें से कोई एक मेटल ऐसी है डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कॉपर है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हेंस द राइट ऑप्शन इज डी, कॉपर। क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विगोरसली। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज है जो कि कोल्ड वाटर के साथ में बड़ा ही तेजी के साथ रिएक्ट करती है? तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है सोडियम की। जब सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, चिंगारियां से निकलती हैं। और इसकी जो रिएक्शन है आप डिटेल में पढ़ेंगे साइंस में। ये बहुत ही तीव्रता से होती है, काफी विगोरसली इसको बोला जाता है। हेंस द राइट ऑप्शन इज सी, सोडियम। नाउ कम टू क्वेश्चन 36. द मेटल which produce hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid. मेटल जो कि हाइड्रोजन गैस देती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, और उसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ में भी ये हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसके लिए जो मेटल है इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ चेक कराते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ चेक कराएंगे तो भी ये हाइड्रोजन गैस देगी। Now, which of the following non-metal react and catches fire on exposure to air? इनमें से कौन सी नॉन मेटल ऐसी है जिसको कि अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो वो फायर कैच करेगी, मतलब उसको आग लग जाएगी? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हियर द करेक्ट ऑप्शन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जब इसको हम ओपन एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये आग पकड़ लेती है। क्वेश्चन 38. जनरली मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर में। Solution of which of the following oxide in water will change the color of blue litmus to red? इनमें से किसका सॉल्यूशन है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा? अब इसके लिए क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि ब्लू लिटमस करता क्या है। ब्लू लिटमस को जब हम किसी भी एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो ये रेड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम जो भी इसमें लेने जा रहे हैं वो एसिडिक होना चाहिए। अब एसिडिक इन नेचर कौन सा ऑक्साइड होता है? नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो हमें इसमें से एक नॉन मेटल पकड़नी है। आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, मैग्नीशियम मेटल। तो जो सल्फर है वो नॉन मेटलिक है, और सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये एसिडिक हो जाएगा नेचर में। और जब ये एसिडिक हो जाएगा तो ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा।
Hence, the right option is sulfur dioxide. Come to the question 39. Which of the following property is not responsible for copper to be used as electrical conduction wires? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर्स का मतलब होता है कि बिजली चलाने के लिए जो वायर्स यूज करे जाते हैं उनमें कॉपर क्यों यूज होता है? कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है? जो रेस्पॉन्सिबल है वो हमें छोड़ देनी है, जो नहीं है उसको हमें पकड़ना है। भाई हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो डक्टाइल कॉपर होता है, आपको पता है, अभी ऊपर आया था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सभी मेटल्स डक्टाइल होती हैं, उनके वायर्स खींचे जा सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये भी होता है। इट इज सॉलिड ये भी ठीक है, लेकिन कलर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉपर टू बी यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। कलर की वजह से इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए यूज नहीं करते। Hence the right option is C, color. Now come to question 40. Various materials which are obtained from nature are called natural resources. Which of the following is not a natural resource? देखिए यहाँ पे जो मटेरियल्स दिए हुए हैं उनमें से जो नेचर में हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हमें ये देखना है कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कौन से नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। इसमें जो नेचुरल रिसोर्स नहीं है वही हमें पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज? हियर मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स, बट प्लास्टिक एक नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, प्लास्टिक। नाउ क्वेश्चन 41. एयर इज ए नेचुरल रिसोर्स एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. इट इज नोन एज inexhaustible natural resource. Which of the following is another inexhaustible natural resource? देखिए एग्जॉस्टिबल वो है जो लंबे समय तक जिनका हम यूज करें तो उनके समाप्त होने का खतरा है। इनएग्जॉस्टिबल वो है जिनके लंबे समय तक यूज करने पर भी समाप्त होने का कोई खतरा नहीं है। तो यहाँ पे हमें इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ढूंढना है। कोल समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, मिनरल्स समाप्त हो जाएंगे, बट सनलाइट समाप्त नहीं होगी। सो द राइट ऑप्शन इज सनलाइट। क्वेश्चन 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस? अब इसमें जो पेयर दिया है इसमें एग्जॉस्टिबल लेना है। एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जिनका लंबे समय तक हम लोग यूज करेंगे, एक न एक दिन तो समाप्ति हो जाएंगे। तो ऐसा पेयर लेना है जो लंबे समय तक यूज करने पर समाप्त होने का जिनका खतरा है। कोल एंड सॉइल, कोल तो समाप्त हो जाएगा लेकिन सॉइल समाप्त नहीं होगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वाटर एंड पेट्रोलियम, वाटर तो समाप्त नहीं होगा मगर पेट्रोलियम समाप्त हो जाए। एयर एंड सनलाइट दोनों ही समाप्त ना होने वाले हैं। अब हमारे पास बचा वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स। वाइल्ड लाइफ अगर हम अंधाधुंध वाइल्ड लाइफ को यूज करते हैं तो एक न एक दिन ये वन्य जीवन समाप्त हो जाएगा, मिनरल्स भी समाप्त हो जाएंगे। तो जो राइट पेयर है वो है वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल। Coal is processed in industries to get some useful products. Which of the following is not obtained from coal?
Here we have coke, coal gas and coal tar. All of the three products are obtained from coal, but CNG is not obtained from coal. So the right option is D, CNG. Exhaustible natural resources are, एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो लंबे समय तक जिनका यूज किया तो एक न एक दिन उनके समाप्त होने का खतरा है। ऐसे रिसोर्सेस के बारे में बोला गया है कि अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन नेचर, लिमिटेड इन क्वांटिटी, नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। The right option is limited in quantity. So we can say that exhaustible natural resources are limited in quantity. ऐसे resources होते हैं जो बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं। Question 45. Fossil fuels are obtained from, जो fossil या जीवाश्म ईंधन होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? Remains of non-living materials, dead remains of birds only. Remains of non-living का मतलब है कि निर्जीव मटेरियल से मिलते हैं, बने हैं। Dead remains of birds only, birds के अवशेष हैं। Insects के अवशेष हैं। Dead remains of living organisms. The right option is D, कि ये जीवित ऑर्गेनिजम्स के मृत अवशेष हैं। द राइट ऑप्शन इज डी, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन ओनली, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स ओनली, नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल्स। कोल बना है अवशेषों से, किसके अवशेषों से? वेजिटेशन ओनली, वनस्पतियों के अवशेषों से। बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, वनस्पतियों और जानवरों दोनों के अवशेषों से। एनिमल्स ओनली, नाइदर वेजिटेशन नॉर एनिमल, ना तो वनस्पतियों के ना जानवरों के। बट द करेक्ट ऑप्शन इज वेजिटेशन ओनली। कोल बना है वनस्पतियों के अवशेषों से। नाउ क्वेश्चन 47. Which substance is formed by the carbonization of dead vegetation? Coal, coal gas, coke and coal tar. Here the right option is coal. क्योंकि जो प्रोसीजर है कोल के बनने का वो डेड वेजिटेशन के कार्बोनाइजेशन से ही बनते हैं, इसलिए इन दिस क्वेश्चन 47 द राइट ऑप्शन इज कोल। 48. नेफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। कोल तार एक प्रोडक्ट है और इससे नेफ्थलीन बॉल्स बनाई जाती हैं जो कि यूज होती हैं, प्रयोग की जाती हैं एज मॉस्किटो रिपेलेंट, मोथ रेपेलेंट, हनी बी रेपेलेंट, स्नेक रेपेलेंट। रेपेलेंट मीन्स दूर भगाने के लिए। मोथ रेपेलेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये मोथ मीन्स होता है कीट पतंगों, तो नेफ्थलीन की बॉल्स कीट पतंगों को दूर भगाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। Which of the following is not a constituent of petroleum? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट या घटक नहीं है? पैराफिन वैक्स ये पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। पेट्रोल ये भी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। लुब्रिकेटिंग ऑयल ये भी पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। बट कोक इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज कोक। कोक इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोक जो होता है वो कोल का प्रोडक्ट होता है, ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता, इसीलिए इसमें राइट ऑप्शन है डी, कोक।
Petroleum was formed from organisms living on the land, living in the sea, living on the plants, living on the rocks. पेट्रोलियम ऐसे ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है जो कि भूमि पर रहते थे, समुद्र में रहते थे, प्लांट्स पौधों के ऊपर रहते थे या फिर चट्टानों में रहते थे। द राइट ऑप्शन इज बी, लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिविंग इन द सी। नाउ कम टू क्वेश्चन 51। ए सबस्टेंस which reacts with oxygen heat is called a combustible substance. Which one of the following is a combustible substance? ऐसे सबस्टेंस जिनको जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं या रिएक्ट कराएं तो वो हीट दें, हम जो हीट दें उनको कंबस्टिबल सबस्टेंस बोलते हैं। यहाँ आपको कंबस्टिबल सबस्टेंस बताना है। आयरन नेल लोहे की कील है, इसको हम जला नहीं सकते, इससे हीट नहीं मिलेगी। स्टोन पीस, इसको भी नहीं जलाया जा सकता। गिलास, कांच, इसको भी नहीं जला सकते। वुड, अगर लकड़ी को हम जलाएंगे तो हमें हीट मिलेगी। सो द राइट ऑप्शन इज डी, वुड। क्वेश्चन 52। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि 1 kg कोई भी ईंधन हम ले लें और उसको जलाएं तो जो हीट रिलीज होगी वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। यहाँ पर जो केरोसिन है इसकी जो हीट वैल्यू है लगभग 45,000 किलो जूल पर केजी होती है। पेट्रोल की भी लगभग इतनी होती है, 45,000 किलो जूल पर केजी। एलपीजी 55,000 किलो जूल पर केजी। बायोगैस की लगभग होती है 35,000 to 40,000 किलो जूल पर केजी। आपको बताना है कि हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज बी, एलपीजी, बिकॉज इट हैज 55,000 किलो जूल पर केजी कैलोरिक वैल्यू होती है इसकी। नाउ कम टू द क्वेश्चन 53। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस। मैग्नीशियम एक मेटल है, जब इसको हम एयर में बर्न कराते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर सीधी सी बात है कि आपको भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज को जलाएंगे तो हीट तो मिलेगी ही और लाइट भी मिलेगी। सो द राइट ऑप्शन इज सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में जलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। Which of the following is not a combustible substance? अभी आपको बताया था combustible substance वो होते हैं जिनको हम जला सकते हैं और जिनसे हमें हीट मिलती है। यहाँ पे जिनसे हमें हीट मिलेगी और उनको हम कंबस्टिबल बोलेंगे, जिनको हीट नहीं मिलेगी वो नॉन कंबस्टिबल हो जाएंगे। हमें यहाँ ऑप्शन ढूंढना है नॉट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस वाला, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कैम्फर कपूर को कहते हैं, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है। स्ट्रॉ, ये तिनके या घास, ये भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अल्कोहल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बट गिलास को हम लोग जला नहीं सकते तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज गिलास। नाउ कम टू द क्वेश्चन 55। द सब्सटेंस दैट डज नॉट बर्न विद फ्लेम इज। ऐसा सब्सटेंस जो फ्लेम के साथ, लौ के साथ नहीं जलता। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस है, लौ के साथ जलती है। ड्राई ग्रास, ये गिलास नहीं है, ये ड्राई ग्रास है।
ड्राई ग्रास लौ के साथ जलती है। चारकोल ये कोयले को बोलते हैं। कैम्फर कपूर लौ के साथ जलता है। सो द राइट ऑप्शन इज चारकोल। चारकोल कोयला होता है, ये लौ के साथ नहीं जलता। नाउ क्वेश्चन 56, ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर, एक गिलास को उल्टा कर लें, ओवर ए बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर, द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस आफ्टर सम टाइम, तो उसकी जो आग है वो बुझ जाती है कुछ समय के बाद। दिस इज बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, इसमें किसकी नॉन अवेलेबिलिटी हो जाती है, क्या चीज उपलब्ध नहीं हो पाती। द राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी कैंडल को जलने के लिए या किसी भी ईंधन या फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी बर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकती। तो कैंडल को जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब हम कैंडल के ऊपर एक उल्टा करके कांच का गिलास रख लेते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो फ्लेम है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। Question 57, the substance expected to have the highest ignition temperature, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि एक किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए एक न्यूनतम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले हम उसको आग नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर केरोसिन, पेट्रोल, कोल और अल्कोहल, ये चार चीजें हमको दी हुई हैं। इनमें से जिनको हम बड़ा मुश्किल से आग लगा पाएंगे, केरोसिन इजीली आग पकड़ेगा, पेट्रोल और भी जल्दी पकड़ेगा, अल्कोहल भी आग पकड़ेगा, कोल को इतनी आसानी से हम आग नहीं लगा सकते। सो कोल हैज द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। द राइट ऑप्शन इज बी, कोल। Choose the incorrect statement from the following. Forest fires are usually due to, जंगल की जो आग होती है वो किन कारणों से होती है, उन कारणों में से जो गलत है उस स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन है केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस, लोगों की लापरवाही, मनुष्य की लापरवाही। कटिंग ऑफ ट्रीज, हीट ऑफ सन, सूरज की हीट, लाइटनिंग स्ट्राइक। देखिए ह्यूमन की लापरवाही से आग लगती है। अत्यधिक हीट की वजह से जब सूरज बहुत गर्म हो जाता है, गर्मियों के दिनों में आग लग सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली की कड़क से भी जंगलों में आग लग जाती है। कटिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन पेड़ों को काटने से जंगल में आग लग जाए ये संभव नहीं। Hence the correct option is cutting of trees. Now question 59, the calorific value of a fuel is expressed in a unit called, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको बताया था केरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 45,000 किलो जूल पर केजी होती है। तो ये जो किलो जूल पर केजी ये क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शंस आर किलो जूल पर लीटर, किलो जूल पर ग्राम, किलो जूल पर मिलीमीटर, बट द राइट ऑप्शन इज किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल per kilogram is the unit of calorific value. Now come to the question 60. In village people use wood as fuel because, गांव में लोग वुड को, लकड़ी को फ्यूल के रूप में क्यों यूज करते हैं? It is considered to be an ideal fuel, क्योंकि ये एक आइडियल फ्यूल होता है।
ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है और आसानी से उपलब्ध रहता है। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। इट कैचेज फायर इजीली, बड़ी आसानी से आग कर लेता है। हियर द राइट ऑप्शन इज बी, ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, इसकी आसानी से उपलब्धता होने के कारण और जिसकी जो कीमत है वो कम रहती है, इसकी वजह से गांव में लोग वुड का यूज करते हैं। 61. Which among of the following is considered as the cleanest fuel? इसमें से कौन सा क्लीनेस्ट फ्यूल कहलाता है? क्लीनेस्ट का मतलब रेजिडुअल नहीं बचना चाहिए कुछ भी, साफ सुथरा ईंधन, काऊ डंग, ये गाय के गोबर से बनने वाली ईंधन है, केरोसिन, पेट्रोल, हाइड्रोजन गैस। Here the correct option is hydrogen gas because it has all the properties of an ideal fuel. हाइड्रोजन गैस ना तो कोई अपशेष छोड़ती है, ना ही इसका कोई पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन गैस फिर हम लोग यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी अधिक है। हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज करने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत अधिक हो जाती है इसको तैयार करने के लिए, इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। जो हमारे रॉकेट्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल यूज की जाती है।